नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये पार्ट 2 है। ये देखिए, इसके पहले का पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। इसमें भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन करेंगे। खासकर इसमें वायुमंडल के बारे में बताया गया है। वायुमंडल के बारे में क्वेश्चन है तो उसको हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हमने, तो लास्ट तक देखिएगा। और देखिए, ये स्नातक स्तर के जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, स्नातक स्तर के जो पर्यावरण पेपर होता है उसमें ये पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सब पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, इन एटमॉस्फेयर यूवी रेडिएशन इज चेक्ड बाय, यानी पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में कौन रोकता है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे जो ओजोन लेयर है वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है वो रोकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए केमिकल नेम दे दिया है। ठीक है, तो ये O3 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, O3, इसी को ओजोन बोलते हैं। ये साइंस साइड वाले तो जानते होंगे, बाकी लोग को दिक्कत होती है। देखिए, और भी ऑप्शन है इसमें, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और SO2 सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड है, और NO2 जो लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन एयर पोल्यूटेंट ऑफ मोटर व्हीकल आर, यानी मोटर वाहन द्वारा निकला मुख्य वायु प्रदूषक है। तो आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बहुत ज़्यादा, तो मैक्सिमम लोग ऑप्शन सी चेक करके आएंगे, क्योंकि CO2 कार्बन को बोलते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य वायु प्रदूषण जो बहुत ही खतरनाक होता है, उसमें सांस रुक जाती है, फेफड़े में जाके चिपक जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए सॉरी, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट होता है, और यही इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्लांट ग्रोइंग अंडर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट आर कॉल्ड, यानी लवण की अधिकता में उगने वाले पौधों को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट्स। लवण यानी जहाँ वो नमक कह सकते हैं, जहाँ लवण की अधिकता होती है, खारापन होता है, वहाँ पे ये सब पौधे उगते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके देखिए और भी ऑप्शन है। अब जैसे पहला है हाइड्रोफाइट्स, तो हाइड्रोफाइट्स को बोलते हैं जलोद्भिद पौधे, यानी कि जो जल की अधिकता जहाँ होती है वहाँ पे उगते हैं, उसको ये पौधे बोलते हैं। इसको एक्वेटिक प्लांट भी बोलते हैं। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित से जल की अधिकता में कौन से पौधे उगते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दूसरा देखिए जीरोफाइट्स है, तो इसको मरुद्भिद पौधे बोलते हैं। पहला क्या था, जलोद्भिद, यानी जल में उगने वाले, ये मरुद्भिद है, यानी मरुस्थल में सूखे स्थान पे कह सकते हैं। जैसे कैक्टस होता है, आपके गमले वगैरह में लगा हुआ देखते होंगे, एलोवेरा होता है, स्नेक प्लांट्स होते हैं, ये सब सूखे स्थान पे उगते हैं, तो इसको जाइरोफाइट्स बोलते हैं। और तीसरा तो हो ही गया आपका। और चौथा क्या है, देखिए एपीफाइट्स है। एपीफाइट्स यानी आवृत्ति बीजी होता है, ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं और उन फूल में ही वो बीज पैदा होते हैं, तो उसी से फिर अगला पौधा बनता है। तो ऐसे पौधों को आवृत्ति बीजी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑर्चिड है, वो फूल में लगता है और फूल में ही बीज पैदा होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिस सिंपल। इस तरह से आप देखिए, इस क्वेश्चन में करीब 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं तैयार हुआ। नेक्स्ट देखिए, दिस सिंपल मेथड टू कीप इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम एयर पोल्यूशन इज, यानी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है, पर्यावरण जो वायु प्रदूषण है, ये तो आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्षारोपण ज़्यादा ज़्यादा कीजिए, बाकी तो बेकार है ऑप्शन। नेक्स्ट है देखिए, द रिच बोटेनिकल रीजन ऑफ इंडिया आर, यानी भारत का सबसे समृद्ध वानस्पतिक क्षेत्र है, यानी वहाँ की मिट्टी अच्छी है, और वहाँ की वनस्पतियाँ वगैरह बहुत ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी की हैं और बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गैंगेटिक प्लेन, यानी गंगा का मैदान। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इस कारण से ऐसा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट फर्स्ट इन विंड
एनर्जी प्रोडक्शन यानी भारत देश में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में जो पूरे इंडिया में जो पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है उसका 25% उत्पादन तमिलनाडु में होता है। पहले नंबर पे है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे देखिए गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे कर्नाटक है और पांचवें पे राजस्थान। देखिए हम ये इसलिए बता दे रहे हैं कि बहुत से एग्जाम में अब अक्सर पूछता है एक पहले स्थान पे, यानी कि सब याद करके पहला स्थान जाते हैं। तो कभी बहुत एग्जाम में आप पूछने लगा है दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे कौन है, फंसाने के लिए। इसलिए याद कर लिख लीजिए, तमिलनाडु पहले पे है, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। तीन तो याद ही रखिए, फिर चौथे पे कर्नाटक है, फिर राजस्थान है। अगला है देखिए, द गैस रिलीज फ्रॉम रेफ्रिजरेटर डिप्लीटेड, यानी रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस निम्नलिखित में किससे क्षरण करती है, किसका क्षरण करती है? ये सब जानते होंगे आप, हो सकता है ऑप्शन नंबर सी सही है, ओजोन। ओजोन लेयर जो वायुमंडल में है उसका क्षरण कर देती है, उसको खत्म कर दी है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें अभी बताया था ये रोकता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने लगा है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि किसका क्षरण होता है, ओजोन का। लेकिन आपका ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है जो ओजोन का क्षरण करती है। तो ये जान लीजिए कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आई रिपीट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जिसके कारण ओजोन लेयर खत्म हो रहा है। इसको बोलते हैं CFC। CFC को ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। ऐसा भी ऑप्शन कभी कभी एग्जाम में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई BOD वैल्यू वाटर फॉर ए रिवर मीन्स दैट रिवर वाटर इज, यानी किसी नदी में पानी का उच्च BOD मान का तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले जान लीजिए BOD है क्या। ये BOD, हाई BOD लो BOD तो देखते रहिएगा। BOD क्या है, इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई रिपीट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए जहाँ पे जिस पानी में हाई BOD होगा, जो ऑक्सीजन पानी जो घुला हुआ होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको बोलेंगे, उसकी मात्रा कम होती है, तो वहाँ हायर BOD होगा। और अगर इसी तरह से कह दीजिए लो BOD क्या होता है, तो लो BOD यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जो पानी है उसमें घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। यानी लो BOD होने पे वहाँ पे मछलियाँ वगैरह रह सकती हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब हाई BOD में मछलियाँ वगैरह वहाँ पे मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ऑक्सीजन जो भी होता है वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके लिए ही सफिशियंट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी, मोर बैक्टीरिया इस पानी में पाए जाते हैं, यानी इसको पोल्यूटेड वाटर भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होता है, हाईली पोल्यूटेड। और इसमें नाइट्रेट और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से ये हाई BOD हो जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, ओजोन लेयर इज फाउंड इन दी, यानी ओजोन निम्न से किस स्तर में पाया जाता है। ये अब स्तर नहीं समझ, जब तक आप स्तर नहीं जानेंगे वायुमंडल का वो नहीं समझ पाएंगे। इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, इसको समताप मंडल बोलते हैं। और देखिए ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, हमने बताया था महत्वपूर्ण दिवसों में 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आइए देखिए इसको विस्तार से समझते हैं। ये देखिए आपका ये पृथ्वी है, ये चीज़ ये आपका पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर ये देखिए यहाँ पे चारों ओर यहाँ से पूरा इसके चारों तरफ से वो वायुमंडल से घिरा हुआ है, तो ये इसकी रक्षा करती है, सेफ्टी के प्रोटेक्शन करते हैं। अब ये देखिए सूरज है, सूर्य देव हमारे, इनकी जो किरणें आती हैं, जो पराबैंगनी UV किरणें हैं, UVA B C लिखा हुआ है, ये सब आती हैं तो ये ओजोन लेयर होता है। ये देखिए यहाँ ओजोन लेयर लिखा हुआ है, ओजोन लेयर इसके चारों ओर है, इस पृथ्वी के चारों ओर है, इसको रोकता है, जिसके कारण जो बहुत हानिकारक जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती, पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बन पाता है। अब इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए ये है, ये आपका पृथ्वी है, आधा आधा भाग ही लिए हैं, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ जिसको बोल देंगे। देखिए यहाँ वायुमंडल की परतों के बारे में बताया गया है, ये देखिए लिखा हुआ है नीचे आपको क्लियरिटी के लिए।
वायुमंडल की परतों के बारे में बताया गया है। देखिए 5 परतें होती हैं। ये आपका पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के ऊपर फिर पहला जो है ये ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर पहला लेयर है वायुमंडल का, इसको क्षोभ मंडल हिंदी में बोलेंगे। दूसरा ये देखिए स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल बोलेंगे। तीसरा मेसोस्फियर है, यानी इसको मध्य मंडल बोलते हैं। और तीसरा देखिए चौथा है थर्मोस्फियर है, ताप मंडल बोलते हैं इसको। और जो सबसे बाहरी क्षेत्र है वायुमंडल बोलते हैं इसको, एक्सोस्फियर इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, ये 0 से 12 किलोमीटर वेरी करता है, कम ज़्यादा होता रहता है, यानी 0 से 12 किलोमीटर तक का एरिया होता है पृथ्वी से यहाँ तक का। ठीक है। और अब देखिए इसमें यह देखिए उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर है समताप मंडल, 12 से 50 किलोमीटर ये होता है इसका एरिया। तो ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर इसी इसी स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ये लिखा हुआ है ना, 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में, इसी में यहीं पे रहता है। तो वही पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अब एक क्वेश्चन और आता है आप लोग को, जैसे जो बादल की घटनाएं होती है, जो बादल वगैरह आप लोग देखते हैं वायुमंडल में, वो किस लेयर में, वायुमंडल की किस परत में वो सब घटनाएं होती हैं। तो ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा ये बादल देखिए बना हुआ है। तो बारिश वगैरह यहीं से होती है, बादल इसी मंडल में होता है। और दूसरी चीज़ है, और वायुमंडल ये एक क्वेश्चन आता है, एरोप्लेन किस मंडल में उड़ता है, वो उड़ता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो भी ट्रोपोस्फियर में ही उड़ता है। ये देखिए क्षोभ मंडल जहाँ लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे एरोप्लेन भी बना हुआ है, ये ट्रोपोस्फियर में ही उड़ता है। अब देखिए और एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन और देख लीजिए, ये कामरान लाइन, ये कामरान लाइन पूछ लेता है कहाँ होता है। ठीक है। तो ये मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर यानी मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जो कोई भी देश सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं तो वो किस परत में जाकर रुकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी के बाहर भेज देते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं कि जब वो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो पृथ्वी के बाहर चला जाता है। नहीं, देखिए यहाँ से जब छोड़ते हैं तो पृथ्वी के बाहर नहीं जाता, पृथ्वी के बाहरी भाग में यहाँ पे आता है, थर्मोस्फियर में। ये देखिए आप फोटो देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है। तो इस तापमंडल में जाके ये रुक जाता है, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कम होती है, इसलिए वापस पृथ्वी पे नहीं गिर पाता। ये यहीं पे सर्कल में नाचता रहता है, इस पृथ्वी के से चारों तरफ इस तरफ से इस तरफ पूरा नाचता रहता है ये। तो उसके बाद ये जो एक्सोस्फियर है, इस ये देखिए थर्मोस्फियर की जो 80 से 700 किलोमीटर के वेरी करता है, इतना इसकी मोटाई है। इसके ऊपर 700 किलोमीटर के ऊपर जो एरिया है उसको वायुमंडल कहते हैं। आई होप इससे आप लोगों को कई जानकारियाँ मिली होंगी, और कई एग्जाम की क्वेश्चन की तैयारी हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लावर इज, यानी इन भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ये तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लोटस, यानी कमल भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया एयर पोल्यूशन इंक्रीजेज डेंजरस लेवल ड्यू टू बर्निंग ऑफ प्लांट रिमेन्स, यानी हाल ही में भारत देश के किस शहर में पौधों के अवशेष, यानी उसको पराली बोलते हैं, पराली का नाम लेते मान ही आपको याद तो कुछ आ ही गया होगा, जलाने का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जा रहे हैं। ये हर साल ही होता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली, आप सब जानते ही होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स मीन्स, हरित गृह प्रभाव से क्या होता है, प्रभाव से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह को दिक्कत आती है ना, तो इससे क्या होता है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी कारण अब ग्लेशियर वगैरह सब पिघल रहे हैं, बर्फ वगैरह पिघलती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ताजमहल इज थ्रेटन ड्यू टू द एन इफेक्ट ऑफ, यानी ताजमहल को किस निम्न से किसके प्रभाव से खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, SO2। SO2 को मैंने बताया अभी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो ये देखिए उसका जो संगमरमर लगा हुआ है, मार्बल,
उसको वो खराब कर दे रहा है SO2, इसलिए उसको खतरा पैदा हो गया ताजमहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इज, यानी एनर्जी का जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है, अपराइट, सीधा होता है। अब ये ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, ये देखिए मैंने बताया है, ये ग्रासेस होती हैं, सबसे नीचे लेवल पे ग्रास है, ठीक है, जो घास खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। घास है ये प्रोड्यूसर, जो वनस्पतियां वगैरह होती हैं उसको हिंदी में बोलेंगे उत्पादक। फिर ये घास कौन खाते हैं, जो शाकाहारी पशु होते हैं, रैबिट है, खरगोश है, रैट है, चूहा है, ये सब लिखे हैं। अब फिर इनको कौन खाता है, इनको छिपकलियाँ खा जाती हैं, जो कीड़े वगैरह भी इसी में आते हैं, जो वनस्पतियों को खाते हैं उसको बोलते हैं हार्बिवोरस। अब उनको जो खाता है वो प्राइमरी कार्निवोरस यानी प्राथमिक मांसाहारी कहलाता है। जैसे सांप है, सांप चूहा को खा जाता है। फिर सांप को कौन खाता है, बर्ड यानी चिड़िया वगैरह खा जाती हैं ना, जैसे ईगल है, बाज वगैरह खा जाते हैं, तो ये द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं। यही है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये अपराइट होता है, सीधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, असम में है संभवतः, संभवतः मैंने बताया था पिछले वीडियो में। वहाँ पे एक और था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वहाँ पे था, तो मैंने उत्तराखंड में बताया था, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ये मैंने बताया था, इसका असम हो गया। फिर देखिए द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, जो गोबर गैस होती है बायोगैस कहिए, बायोगैस का जो होता है मुख्य घटक क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन, मीथेन गैस होती है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने लगाया है, इसमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 30.7% होता है, और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है 2.51%, कार्बन मोनोऑक्साइड 9.9%, और मीथेन एंड वाटर वेपर लिखा है, देखिए मीथेन, मीथेन गैस और वाटर जो भाप वगैरह होता है 52.3% होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, मीथेन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी, बी करेक्ट ऑप्शन मीथेन होगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्री इज, यानी भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ऊपर वाले ने इंडिया नहीं लिखा है, तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बैनियन यानी बरगद का पेड़, ये भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ प्लांट्स गिविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लावर इन द वर्ल्ड आर, यानी विश्व में सर्वाधिक फूल देने वाले पौधों का समूह क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है हमें भी, ऑर्चिड भी एक फैमिली होती है, ये भी अच्छा खासा फूल देती है, बाकी दोनों ऑप्शन तो गड़बड़ है, लेकिन ए और सी में अगर आप लोग को कुछ क्लैरिटी हो, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग को सी लगता है तो उसका जवाब दीजिएगा कि सी क्यों लग रहा है आप लोग को ऐसा। हालांकि इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे अनुसार, जो मैंने कलेक्ट किया डाटा वगैरह उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर से सही है, बायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, यानी पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, ग्रेवल है, कंकड़ीली, ही तो आप लोग हिंदी मैंने लिख दिया ना, एग्जाम में हिंदी नहीं लिखा होता तो आपको दिक्कत होगी, कंकड़ीली तो होगी नहीं अच्छी, रेतीली भी नहीं होती, सिल्ट नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लूमी। लूमी क्या है, दुमटी, दुमटी मतलब जो ब्लैक कलर की होती है जिसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, उसी को लूमी मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दी फर्स्ट आर्बर डे वाज सेलिब्रेटेड इन दी, यानी पहला वन महोत्सव दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, 1950। आई होप आप सबको पसंद आया होगा आज का, अगर ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।